जय हिंद साथियों। पायनियर फार्मिंग में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी मिट्टी की जांच से संबंधित मिट्टी के सैंपल यानी मिट्टी का नमूना लेने के बारे में, सॉइल सैंपलिंग के बारे में। और ये वीडियो के अंत में आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं बात करूंगा मिट्टी की जांच के उन पैरामीटर्स के बारे में जो हमें पता होना चाहिए कि लेबोरेटरीज हमें क्या करके देती हैं या हमें लेबोरेटरीज से किन पैरामीटर्स को कराने के लिए मिट्टी की जांच में आवश्यकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा आज के वीडियो को किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि सबको ये पता चले कि मिट्टी में कौन कौन से पैरामीटर्स कराने की जरूरत है और कितनी जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो को शुरू करते हुए कि पैरामीटर्स से भी पहले कि किन किन कैटेगरीज में हम पैरामीटर्स को कराते हैं। मैंने आपके लिए मिट्टी की जांच के पैरामीटर्स को तीन भागों में यानी तीन कैटेगरीज में उनका वर्गीकरण किया है, उनको विभाजित कर दिया है। सबसे पहला हमारा आता है मिट्टी की भौतिक अवस्था यानी कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी कैटेगरी हमारी है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हमारा केमिकल न्यूट्रिएंट इंडिसेस, जो पोषक तत्व होते हैं। हम कौन कौन से पोषक तत्वों का निर्धारण कर सकते हैं मिट्टी की जांच में, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें कराने हैं। और तीसरा आता है कि मिट्टी की जैविक अवस्था क्या है यानी कि माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर। तो नंबर 1 हो गया आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 में हो गया आपका केमिकल न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स या केमिकल न्यूट्रिएंट इंडिसेस, और तीसरे में हमारा हो जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। ये तीनों हमें कराने हैं और अब उनके लिए अलग अलग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और हमें उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए। तो उसमें हमारा सबसे पहला पैरामीटर है सॉइल का पीएच, मिट्टी का पीएच मान। अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं कि पीएच क्या होता है या नहीं होता है। पीएच बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वह गूगल करके देखें। जल्दी मौका मिलेगा तो मैं अलग अलग इन प्रॉपर्टीज के ऊपर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो पीएच जो है सॉइल का, ये बहुत बेसिक पैरामीटर है और बहुत सारी चीजों में हमें इसकी जरूरत होती है। पीएच के लिए जैसे आप ये मान लीजिए कि पीएच न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जैसे कि पोषक तत्वों की उपलब्धता के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है और सीधा संबंध है इसका। इसके अलावा मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, कई बार हम लगता है कि मिट्टी को सब पोषक तत्व दे रहे हैं, मिट्टी भी मजबूत है, लेकिन हमें उतना उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि आपकी न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की उपलब्धता को, उनकी डायनामिक्स को उसके ऊपर असर डालते हैं और उनका डायरेक्ट रिलेशन पीएच से होता है। तो पीएच आपके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और आपके केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करता है, इसलिए पीएच जरूरी है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर जो भी जीवाश्म है, जो भी बहुत सारे जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनका कंपोजिशन, उनकी पॉपुलेशन और उनकी एक्टिविटी के, उनके कार्य करने की क्षमता, ये भी पीएच से संबंधित है। इसके अलावा जो हमारे देसी खाद्य आप इस्तेमाल करते हैं, उन देसी खादों के अपघटित होना और उनको पौधों के उपलब्ध होना, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में पीएच का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा आप मान लीजिए कि जो पौधों में पोषक तत्वों के ग्रहण करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक, और बहुत सारी फसलें भी हैं जो कि पीएच के हिसाब से उनकी निर्भरता होती है। बहुत सारी फसलें कम पीएच पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं, कुछ फसलें ज़्यादा पीएच पर देती हैं, कुछ फसलें न्यूट्रल पीएच पर देती हैं। पीएच जो है वो न्यूट्रल जो होता है वो आपका 6.5 से 7.5 होता है। इससे कम पीएच आपका जो होता है वो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। 7.5 से ऊपर की जो आपकी पीएच होती है उसमें मिट्टी क्षारीय होती है। तो पौधों की फसलों की भी बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो पीएच सेंसिटिव होती हैं, पीएच पर उनकी निर्भरता रहती है कि जैसी पीएच होगी उस हिसाब से उनकी उसका उत्पादन होगा, उनकी क्वालिटी आएगी। तो पीएच एक बहुत जरूरी पैरामीटर है जो कि आप कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर हम आप लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो होती है कि पौधों के अंदर सॉल्ट की जो यानी कि जो क्षारीय लवण या लवणों की लवणता जो होती है मिट्टी की, उसको निर्धारित करती है। इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं और इससे हमें मिट्टी की क्षारीयता या अम्लीयता के बारे में या उसकी कह लीजिए सैलिनिटी असेसमेंट में इसका बहुत जरूरी है। और मिट्टी के अंदर अगर सैलाइन सॉइल है या सैलिनिटी है तो वो आपके वाटर का जो अपटेक होता है, पानी का जो अपटेक होता है या न्यूट्रिएंट का जो बैलेंस होता है, उसको डायरेक्ट गवर्न करती है। अगर हमारी मिट्टी के अंदर सैलिनिटी ज्यादा है
उसका ईसी ज्यादा है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सैलाइन सॉइल्स की 4 से भी ज्यादा होती है, 4 डेसीसाइमन पर मीटर। तो उन कंडीशन में वाटर अपटेक की प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिएंट का की जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है वो। तो हमारे लिए ईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और इसी के साथ हमारा एक तीसरा पैरामीटर होता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन हमारे जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है, यानी सॉइल फर्टिलिटी है जो उसकी, उसके लिए जो कह लीजिए कि उसके जो हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी मजबूत है कमजोर है, उसका डायरेक्ट इंडिकेटर है। जिस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन उतना जितना ज्यादा होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की स्थिति उतनी अच्छी होगी और वो जमीन उतनी ही मजबूत होगी, यानी कि उतनी ही फर्टाइल होगी और उसकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होगी। ओवरऑल फर्टिलिटी को का स्टेटस हमें ऑर्गेनिक कार्बन से पता चलता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी वो गवर्न करता है। बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर, जो जीव जंतु हैं, उनके लिए एनर्जी का सोर्स है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन को लेकर ही वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता करा पाते हैं पौधों को। और जैसे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके ऑर्गेनिक कार्बन के डिकम्पोजिशन से। तो जितना हमारा ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा और उसका अपघटन ज्यादा होगा, उतना ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे आपके जो पोषक तत्व हैं वो प्लांट्स को ज्यादा अवेलेबल होंगे। तो ऑर्गेनिक कार्बन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वाटर, जो ऑर्गेनिक कार्बन जिसमें ज्यादा होता है उसके अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है। सॉइल उसको वाटर को रिटेन करती है, तो हमें पानी लगाने की बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहती है, कम पानी में भी हमारा काम हो जाता है। ड्रेनेज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है। अगर सॉइल जिस कभी आपने देखा होगा सॉइल में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्शन है, हार्ड पैन क्रिएट हो जाते हैं, तो जिन जमीनों के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है उनमें कोई सॉइल कॉम्पैक्शन उसमें कम रहता है। तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है तो हम बहुत सारी चीजों के, मिट्टी के अंदर वाटर रिटेंशन कितना है, उसके अंदर आपका ड्रेनेज के लिए व्यवस्था कैसे बनानी है, या सॉइल का अंदर कॉम्पैक्शन कितना हो रहा है, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये 3 चीजें हो गई, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन। ये तो हुए हमारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जरूरी है फिजिको केमिकल में, जो कि हमें मिट्टी का टाइप बताती हैं। जैसे हमारा है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर यानी कि जिसमें हम 3 पैरामीटर्स करते हैं जो आपको लैब से कहना है। बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर जैसे सॉइल टेक्सचर हैं वो जनरली लेबोरेटरीज करके नहीं देती हैं, लेकिन हमें ये चाहिए। और ये चाहिए किस लिए? वो इसलिए कि इससे हमें सॉइल का टाइप पता चलता है। और सॉइल टेक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि हमें फसल के चुनाव, यानी फसल के चयन, क्रॉप सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर, और खासतौर से वो लोग जो बिल्कुल नए हैं एग्रीकल्चर में, खेती में नए आ रहे हैं, उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। और हम लोग जो सॉइल टेस्ट करते हैं उसमें ये सबसे पहले करते हैं, सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर में आपको सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का अलग अलग परसेंटेज निकालना है। जब सैंड, सिल्ट, क्ले का हमारे पास तीनों का परसेंटेज आता है तो एक ट्रायंगुलर टेक्सचरल ट्रायंगुलर डायग्राम होता है, उसमें हम उन तीनों परसेंटेजेस को रखते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किस तरह का टेक्सचर है। सैंडी टेक्सचर है, सैंडी लोम है, सैंडी क्ले लोम है या क्ले लोम है। बहुत सारे सॉइल टेक्सचर्स की कैटेगरीज होती हैं। और उसमें क्योंकि अगर जैसे हम लोग, मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि आपकी मिट्टी कैसी है, तो बताते हैं सर हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और बलुई दोमट है। तो बलुई दोमट यानी सैंडी लोम। लेकिन सैंडी लोम इतना ब्रॉड टर्म है कि अब उसमें यह नहीं मालूम कि सैंड का फ्रैक्शन कितना ज्यादा है या क्ले और सिल्ट का फ्रैक्शन कितना कम या ज्यादा है। तो जब हम इन तीनों फ्रैक्शंस को, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले को अलग अलग निकाल लेते हैं, तो हमें ये एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारी जमीन के अंदर सॉइल टेक्सचर तो कैसा है ये, लेकिन उसमें अलग अलग उसके कंपोनेंट्स कितनी मात्रा में है। और वो हमें हेल्प करते हैं कि कौन सी फसल हमारे यहाँ कितनी पैदावार देने के साथ साथ कितनी अच्छी होगी। अगर सैंड फ्रैक्शन ज्यादा होता है तो आप जिन फसलों को पानी की कम जरूरत होती है, या जो आपका जड़ों वाली फसलें हैं, वो आपके कम ज्यादा सैंडी फ्रैक्शंस वालों में अच्छी होती हैं। हल्की मिट्टी होती है, भारी मिट्टी अगर है, क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा है, तो आप जड़ों वाली फसल का चयन नहीं करेंगे। तो ये जो सॉइल टेक्सचर वाला पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो खेती में नए हैं, जिनको अपनी जमीन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो बहुत सारे लोग, किसान भाई जो हमारे सालों से खेती करते आ रहे हैं, तो उनको अपनी जमीन के बारे में इतना अंदाजा होता है कि किस तरह की फसलें उसमें होंगी या नहीं होंगी। लेकिन सॉइल टेक्सचर आपको कराना चाहिए। दूसरा एक पैरामीटर है जो हम लोग करके देते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अलग अलग तरह के सॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने पीछे अपने एक वीडियो में बताया भी था, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको उसका लिंक। सॉइल स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स पे ज्यादा काम करते हैं, तो मूसली की जब हम बात करते हैं, तो मूसली जड़ वाली फसल है और बालू वाली जमीनों में अच्छी होती हैं जड़ वाली फसलें। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जो हमारा यूपी का एरिया है, वहां पर मूसली की खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाती है।
और बहुत अच्छा हमें क्वालिटी या उत्पादन नहीं मिल पाता है, उसका कारण यही है कि वहाँ पर मिट्टी के लिए खाली बालू या टेक्सचर का पता होना काफ़ी नहीं है, सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये सॉइल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि मिट्टी के अंदर हमारे जड़ों को कितना एरिएशन, कितना ऑक्सीजन मिल पा रही है। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर आप जरूर निकलवाइए। हम लोग जो करते हैं उसमें हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर करके देते हैं। अगर लैब आपको बल्क डेंसिटी सॉइल का करके दे सकती है, तीसरा फिजिकल पैरामीटर है। अगर आपकी जमीन में हार्डनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हार्ड पैन बन जाता है, तो फिर बेहतर होगा कि आप अपनी जमीन के अंदर जो सॉइल टेस्ट करा रहे हैं, मिट्टी की जांच, उसमें लैब से कहें या अगर वो खुद देते हैं करके, तो बल्क डेंसिटी एक पैरामीटर होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि हार्ड पैन कितना है, कॉम्पैक्शन कितना है, और फिर उसके लिए हमें क्या व्यवस्था बनानी है, इसके लिए हमें आसानी होती है उसको तय करने में। तो ये फिजिकल और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल में आपका सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक कार्बन, सॉरी आपका ये बल्क डेंसिटी हो गए, जो आपको कराना जरूरी है। एक होता है वाटर इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन वो लैब में नहीं होता है, वो हम लोग जब साइट विजिट्स करते हैं तो फील्ड में करते हैं। लैब में आपको ये 3 कराने हैं। और फिजिको केमिकल में आपको ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच और ईसी, ये तीनों चीजें कराना जरूरी है। इसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी आती है, जो है केमिकल न्यूट्रिएंट इंडिसेस, यानी कि न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स। अब न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स में आपको जो कराने हैं, वो सबसे पहले देखिए, करीबन 17 पोषक तत्व हैं जिनको पौधों की जरूरत होती है और सभी की जरूरत होती है। उसमें सबसे पहले आपके होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो आपको मिट्टी से और वातावरण से फसलों को मिलते हैं। तो ये तो हम लैब में नहीं कराते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सबसे पहले और बेसिक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिनको हम प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसमें हमें सबसे पहले कराना होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन की जब बात आएगी, तो नाइट्रोजन में आप सबसे पहले कराएंगे इसमें जो है नाइट्रोजन में अवेलेबल नाइट्रोजन आपको कराना है, लिख लीजिए, और नाइट्रेट नाइट्रोजन। जितने भी फसलें हैं, ज्यादातर फसलों में नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में पौधों में जाती है। और जैसे आप धान करते हैं, धान में अमोनियम के फॉर्म में जाती है। तो बहुत सारी लैब्स करती हैं, लेकिन कई सारी लैब्स नहीं करती हैं। आप उनसे मांगिए कि हमें अवेलेबल नाइट्रोजन का डाटा अलग चाहिए, नाइट्रेट नाइट्रोजन का अलग चाहिए, और अगर हो सके तो अमोनिकल नाइट्रोजन NH4+, ये आयन जो होता है, इसको भी करा लें। लेकिन अगर NH4 नहीं भी कराते हैं, तो नाइट्रेट और अवेलेबल नाइट्रोजन जरूर कराएं। हम अपनी सॉइल टेस्टिंग में दोनों पैरामीटर्स करते हैं, और अगर कोई हमसे कहेगा तो अमोनिकल भी करके हम उनको देते हैं। इसके अलावा अवेलेबल फास्फोरस आपको कराना है और अवेलेबल पोटेशियम कराना है। ये आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारा आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये हमें जरूर कराने हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये भी फसलों को चाहिए होते हैं, और जनरली लैब्स नहीं देती हैं, सल्फर कर देती हैं, बट कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं करती हैं। लेकिन हमें कराना है, और हम खुद जब करते हैं तो करके देते हैं इन सारी चीजों को। इसके अलावा मैं जब एनालिसिस करता हूं, तो सोडियम मैं जरूर करता हूं, खास तौर से उन एरियाज में, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल यूपी में या ईस्टर्न यूपी में प्रॉब्लम है, ऊसर जमीनों की सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जमीन जो है वो खराब हो रही है, तो वहां पर हम एक पैरामीटर सोडियम भी जरूर करते हैं। तो हमें सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के साथ साथ सोडियम की अगर हमें जांच कराने को मिल जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें कराना चाहिए। ये हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी फसलों को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है। जैसे हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। हम दाल चावल खाते हैं, लेकिन उसके साथ में हम फल और सब्जियां इसलिए लेते हैं कि उसमें हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। इसी तरह से फसलों को इन NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन सारे पोषक तत्वों के अलावा बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनको आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले जो करते हैं, वो आपका जिंक हो गया। जिंक का बहुत ज्यादा यूज भी होता है अब धान गेहूं में, खैरा वगैरह से बचने के लिए, फसल पीली होने से बचने के लिए। और ज्यादातर ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो जमीन के अंदर कम रहते हैं, तो आपको जिंक कराना है, आयरन कराना है, बोरॉन कराना है। जिंक, आयरन, बोरॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया आपका, और इसके अलावा कॉपर हो गया। ये सब चीजें आपको करानी होती हैं। और जिंक, आयरन, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, 6। इसके अलावा कुछ और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म पैरामीटर्स हैं, हालांकि वो लैब देती नहीं है और शायद हमारे लिए भी कई बार संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो आप उनको भी कराइए। इसमें एक क्लोराइड है, और एक आपका निकल हो जाता है, और कोबाल्ट।
ये 3 पैरामीटर्स अगर आप और करा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग जब करते हैं सॉइल टेस्ट, तो ये तो आपका सारे न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स हो गए। इवन अगर इन तीनों को मिला लें, क्लोराइड, निकल और कोबाल्ट को, तो आपके करीबन 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। तो आपने करीबन 19 बन जाते हैं आपके, या 18 बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ अलग से भी हम पैरामीटर्स करते हैं, जैसे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि इन जनरल ज्यादातर लेबोरेटरीज नहीं करती हैं, बट अगर आप मांगेंगे तो शायद वो करके दे देंगी। हम लोग करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट डायनामिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, और फसलों को पोषक तत्वों की उपलब्धता कम या ज्यादा हो रही है, तो उसके पीछे हम सीईसी को जरूर टेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन चारों सॉल्ट्स का सैचुरेशन परसेंटेज निकालते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए। और जितने भी ये सॉल्ट सैचुरेशन परसेंटेज हम निकालते हैं, ये अफेक्ट करते हैं दूसरे पोषक तत्वों की, दूसरे न्यूट्रिएंट की उपलब्धता, उनकी अवेलेबिलिटी को प्लांट्स में, कि वो कितना हो रही है, कितना नहीं हो रही है। तो ये हो गए आपके दूसरी कैटेगरी के न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स। तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स में हमारे बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। बहुत सारी लेबोरेटरीज आपको माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स करके नहीं दे रही हैं। अगर आप उनसे लेते हैं, और जब आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतनी बातचीत हो रही है, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो पैकेजेस बना के देता हूं लोगों को, जिनको लेने के बाद में जो काम शायद आपका जो मिट्टी की सुधार कह लीजिए, या मिट्टी के अंदर जो परेशानियां हैं जिसकी वजह से लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं पैरामीटर्स अब बताने जा रहा हूं, अगर उन पैरामीटर्स का डाटा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की योजना आप इतनी अच्छी बना सकते हैं कि जो रिजल्ट्स आपको 4-5 साल में मिलते हैं, वो शायद 2 साल, 3 साल या उससे कम में भी मिल जाए, या हो सकता है 1 साल में भी मिल सके। उसमें सबसे पहले जो हम लोग करके देते हैं, अगर वो पैरामीटर्स भी मिल जाते हैं, या जिस लैब से भी आप कराते हैं, हमसे कराएंगे तो हम करके देते ही देते हैं। उसमें सबसे पहला होता है टोटल बैक्टीरियल काउंट। जमीन के अंदर बैक्टीरिया की कितनी पॉपुलेशन है, जो आपके माइक्रोब्स हैं, उसमें वो अगर जितनी ज्यादा होगी, वो आपकी सॉइल हेल्थ को इंडिकेट करेगा, सॉइल हेल्थ कैसी है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इंडिकेट करेगा। बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो डायरेक्टली पौधों को उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारा काम करते हैं जमीन के अंदर। और बहुत सारे बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फसलों में होने वाली बहुत सारी बीमारियों को, उनको बायो कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो कर लेते हैं। तो हमें अगर इसका पॉपुलेशन के बारे में मालूम है, तो हम एक प्रबंधन की पूरी योजना बना सकते हैं कि हमें अलग से कितना केमिकल्स डालने की जरूरत है या नहीं है। तो टोटल बैक्टीरियल काउंट करते हैं, टोटल फंगल काउंट करते हैं हम लोग। टोटल फंगल काउंट बहुत सारे, जैसे आप मार्केट में देखते होंगे कि माइकोराइजा आप लोग अप्लाई करते हैं। अरे हमें पहले मालूम होगा कि सॉइल के अंदर हमारे फंगल पॉपुलेशन, जो बेनिफिशियल फंगस हैं, उनकी क्या उपलब्धता है, तो हमें बाहर से शायद डालने की जरूरत भी ना पड़े। और हम कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं अपने देसी खादों के जरिए भी, कि जिसमें हम माइक्रोराइजल पॉपुलेशन या फंगल पॉपुलेशन को, इनोकुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं। तो माइक्रोराइजल सिम्बायोसिस है। ये बहुत सारी फंगस ऐसी होती हैं बेनिफिशियल, जो कि आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल करती हैं, बहुत सारे डिसीज और सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स को खत्म करने में काम आती हैं। भूमि का सुधार, जो अगर जमीन के अंदर कुछ कमियां हैं, वो अगर हमें टोटल फंगल काउंट का पैरामीटर हमने कराया है और हमें उसकी जांच में रिजल्ट मालूम है, तो बहुत सारे हम भूमि सुधार के अंदर योजनाएं बनाते हैं। उसके अंदर हम एक अच्छी योजना बनाने में ये हमें फंगल काउंट भी मदद करता है। इसके अलावा एक पैरामीटर है, बहुत सारी लैब करके देती है, नहीं देती है, बट हम देते हैं इकोलाई। इकोलाई जो है, बहुत सारी मिट्टियों के अंदर अब प्रदूषण बढ़ गया है, सॉइल पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे हैं। तो इकोलाई हमें हेल्प करता है सॉइल पॉल्यूटेंट्स की डिग्री को समझने में, और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को हमारे फिक्स करती हैं। बहुत सारे, जिसमें कि हम नाइट्रोजन फिक्सिंग टोटल पॉपुलेशन भी करते हैं, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे कि एजोटोबैक्टर स्पीशीज, एजोटोबैक्टर को हम करके देते हैं इसके अंदर। और ये सीधे सीधे हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना जमीन के अंदर है, कितनी नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, उसके बारे में हमें इंडिकेशन देता है। इसके अलावा नाइट्रोजन सप्लाई पौधों को कितनी मिल पा रही है, और नो डाउट के सॉइल फर्टिलिटी को डायरेक्टली इंडिकेट करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो हम निकालते हैं, एजोटोबैक्टर। इसके अलावा एक एजोस्पाइरलम स्पीशीज होती हैं, ये भी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में इंफॉर्म करेगा। न्यूट्रिएंट अपटेक, फास्फोरस का डायरेक्ट रिलेशन है एजोस्पाइरलम से। जिन जमीनों के अंदर एजोस्पाइरलम का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, उसमें फास्फोरस अपटेक बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये जानना है। जमीन के अंदर पौधों को स्ट्रेस टॉलरेंट
यानी कि मतलब अगर कोई मान लीजिए सूखे की परेशानी हो रही है या सैलिनिटी ज्यादा है, तो अगर एजोस्पाइरलम का पॉपुलेशन हमें मालूम होगा तो हम ये देख सकते हैं, ये नियत कर सकते हैं कि हमारी फसल के अंदर सूखे को या बहुत लवणता अगर बढ़ी हुई है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने में एजोस्पाइरलम बहुत बड़ा हमें हेल्प करता है। इसके अलावा एजोस्पाइरलम अगर हम जमीन में ऑलरेडी है या हम उसको बढ़ा सकते हैं, तो उससे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के या केमिकल्स के यूज को काफी कम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एजोस्पाइरलम, जो हमें हेल्प करेगा। और इसके अलावा एजोस्पाइरलम जो है जड़ों के विकास के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, जमीन के अंदर रूट के पेनिट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते होते हैं तो हमारे लिए ये सारे पैरामीटर्स बहुत जरूरी हैं जो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको आपको उसके कल्चर्स मार्केट में मिलते हैं, पीएसबी, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये फॉस्फोरस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस अगर आपकी जमीन के अंदर कम है तो आप डीएपी डालते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हमारे जमीन के अंदर फॉस्फोरस है और वो फिक्स है, जमीन में अक्सर फॉस्फोरस की मात्रा होती है लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि फॉस्फोरस जमीन के अंदर बहुत डायनामिक नहीं होता है, वो जाता है वहीं पड़ा रहता है। अब या तो जड़ें उसके पास पहुंचे या फिर जो है कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जो फसल के जो मिट्टी के अंदर फिक्स फॉस्फोरस है उसको पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराए। तो ये काम कौन करता है? ये करता है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो हमें फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की भी जांच करानी होती है ताकि हमें पता चले कि हम अपने फॉस्फोरस के अगर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जमीन के अंदर जितना भी फॉस्फोरस है उसको उपलब्ध कराने के लिए कई बार हम बहुत कम खर्च में डीएपी की मात्रा बढ़ाने की बजाय या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाने की बजाय हम पीएसबी की मात्रा बढ़ा देंगे और वो हमारे लिए जितना भी जमीन के अंदर फिक्स फॉस्फोरस है वो उसको अवेलेबल करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए एक बहुत और स्पीशी होती है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम स्पीशीज का भी हम लोग एस्टिमेशन करके देते हैं। इसके अलावा एक स्पीशीज होती है माइक्रोबायोलॉजी में, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, यानी जो भी आप देसी खादें डाल रहे हैं खेत में उसको अपघटित करने में आपका एक्टिनोमाइसिट्स का बहुत ज्यादा रोल है। ह्यूमस को बढ़ाता है, ह्यूमस फॉर्मेशन करता है, जल्दी से उनको अपघटित करके ऑर्गेनिक खादों को या आपके ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो एक्टिनोमाइसिट्स करता है। इसके अलावा हम स्यूडोमोनास करते हैं। स्यूडोमोनास आपका फॉस्फोरस के स्टेबलाइजेशन के लिए, सॉल्युबलाइजेशन के लिए मिट्टी में, जैसे आपका पीएसबी है, स्यूडोमोनास का भी बहुत बड़ा रोल है और ये भी कल्चर्स आजकल बाजार में मिलते हैं। आयरन न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। आयरन न्यूट्रिशन आपका बहुत अच्छा होगा जिन जमीनों में आयरन की कमी है, अगर उसमें स्यूडोमोनास है तो जमीन के अंदर के आयरन को वो पौधों को अवेलेबल कराएगा, उनको उपलब्ध कराएगा जो आयरन है। तो ये तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी में वो पैरामीटर्स हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं, बेनिफिशियल है, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा सॉइल के अंदर बहुत सारे नुकसान देने वाले जीव भी हैं, जैसे कि निमेटोड्स। निमेटोड का प्रॉब्लम आजकल इवन गुजरात वगैरह साइड में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्टेट में। तो वो हम निमेटोड पॉपुलेशन जरूर कंट्रोल करते हैं। ये कई बार क्या होता है कि आप कोई भी जड़ वाली फसल कर रहे हैं तो बगैर दीमक या निमेटोड की जांच कराए, और चूंकि जड़ वाली कर रहे हैं तो हमें डालना ही है, चाहे हमें ये भी नहीं मालूम कि जमीन के अंदर कितना है या नहीं है, फिर भी हम डालते हैं। तो अगर हमें निमेटोड पॉपुलेशन अधिक है तो भाई कुछ ना कुछ इंतजाम करना है, लेकिन अगर निमेटोड पॉपुलेशन या टर्माइट नहीं है तो हम बिना वजह क्यों कोई केमिकल्स डालेंगे? जमीन को भी खराब करना है और अपना खर्च भी करना है। तो ये हमें निमेटोड पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। और इसके अलावा लास्ट हम पैरामीटर करते हैं कि टोटल पैथोजन पॉपुलेशन कितना है, जितने भी जमीन के अंदर नुकसान देने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनकी क्या पॉपुलेशन है। तो ये अगर हमें पता होगा तो हम मिट्टी को अपने किसी भी तरह के या फसल को आगे आने वाले रिस्क से बचा पाएंगे। तो जो हमने पैरामीटर्स आज बताए उन सब के बारे में डिटेल से जब बात करी, वो ये सारे पैरामीटर्स हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, प्लस आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स जिसमें हम करने हैं, उसमें सबसे पहले हम प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अवेलेबल नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। दूसरा हमारा सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, और साथ में सोडियम अगर हम करा सकें तो। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें जो कराने हैं उसमें आपका जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, और अगर कोबाल्ट, निकिल और क्लोराइड अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। ये सेकंड कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास में माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है जिसको हमने दो भागों में रख सकते हैं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, और नुकसान देने वाले पैथोजेनिक। इसमें आपको टोटल बैक्टीरियल काउंट, टोटल फंगल काउंट, इकोलाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और उसमें एजोटोबैक्टर की पॉपुलेशन, एजोस्पाइरिलम की पॉपुलेशन और फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया
आपका हो गया राइजोबियम, एक्टिनोमाइसीट्स और आपके जो है स्यूडोमोनास, ये करेंगे। और साथ में जो नुकसान देने वाले हैं निमेटोड पॉपुलेशन और पैथोजन। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको टोटल पैरामीटर्स बताए। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपकी मिट्टी की जांच में हैं और आप मुझे अपनी मिट्टी की रिपोर्ट भेज देते हैं, तो शायद आपके यहाँ मैं बगैर साइट विजिट किए एक अच्छा पैकेज आपको बना के दे सकता हूं कि आपको किस तरह की फसलें जमीन में करने की जरूरत है और उसके लिए क्या आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट या न्यूट्रिएंट डोजेस जो आप डिसाइड करनी है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।